Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. भी तरह का वाटर अर्थ सरफेस के ऊपर आता है उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। वो मेल्टिंग से आ रहा हो ग्लेशियर की, वो रेन फॉल से आ रहा हो, रिवर से आ रहा हो, किसी भी तरीके से आ रहा हो, इस टोटल वाटर को नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और भी बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं, मेजर 3 डिविजन्स हैं। फर्स्ट इज इवापोरेशन, जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया भी गया था सारी चीज़ें, कि मैक्सिमम पानी वापस चला जाता है इवापोरेट होके। वो जो हमारी सरफेस वाटर बॉडीज़ हैं, ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर हैं, पॉन्ड्स हैं, कैनाल्स हैं, किसी भी तरह की सरफेस वाटर बॉडी, यहाँ से सबसे ज़्यादा पानी इवापोरेट होके वापस एटमॉस्फेयर में जाता है। सेकेंड पार्ट वो वाटर होता है जो सरफेस पे फ्लो करता है, जिसको हम रनिंग वाटर या रिवर का सिस्टम कहते हैं। ये दो चीज़ें ना हमको इवापोरेशन साफ दिखाई देता है। इवापोरेशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम जब देखते हैं मानसून आजकल जैसे उठ रहा है, तो मानसून जहाँ से उठ रहा है वो हमको समझ में आ रहा है कि मानसून किस तरह उठ रहा है समुद्र के ऊपर। अब तीसरा पार्ट जो है इन्फिल्ट्रेशन का, जो वाटर सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाता है, लैंड की सरफेस पे जो पानी एब्जॉर्ब हो गया, ये इन्फिल्ट्रेशन है। ये वाटर आगे जाके जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको क्रिएट करता है, उसको बनाता है। दैट मीन्स जो वाटर इन्फिल्ट्रेट करता हुआ नीचे चलता चला जा रहा है। अब वाटर को नीचे जाने के लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो भी लैंड सरफेस हो, रॉक हो, सॉइल हो, किसी भी तरह की चीज़ें हो, इसमें परमिएबिलिटी होनी चाहिए, जिसके थ्रू की वाटर नीचे परकोलेट करके जाएगा। कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक उसको लिमिट मिलेगी वाटर मूवमेंट, क्योंकि वाटर की टेंडेंसी है टू मूव डाउन। वाटर की टेंडेंसी है कि वो डाउन ही जाना है, ज़मीन के ग्रेविटी की तरफ जाता है। जब तक उसको कोई इम्परमेबल स्ट्रेटा नहीं मिल जाएगा, इम्परमेबल स्ट्रेटा जिसको कि क्रॉस नहीं कर सकता, वहाँ तक वो जाके इकट्ठा हो जाएगा। जब इम्परमेबल लेयर आ गई तो उसके ऊपर वो इकट्ठा होना शुरू कर देगा और धीरे धीरे उसका अमाउंट इंक्रीज करने लग जाएगा टुवर्ड्स सरफेस और टुवर्ड्स लेटरल साइड, ऊपर की तरफ वर्टिकली एंड लेटरली। लेटरली कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक वो फॉर्मेशन कंटिन्यू कर रही होगी। वर्टिकल कहाँ तक आएगा? जैसे जैसे अमाउंट उसमें इकट्ठा ज़्यादा हो रहा होगा, ज़्यादा सप्लाई चलेगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा पिक्चर है कि कैसे ग्राउंड वाटर बनता है, कैसे उसमें आगे प्रोसेस चलती है। और एक खास चीज़ इसमें ये है कि यही वाटर है ग्राउंड वाटर, जिसको आप कुएं की फॉर्म में देखते हो। कुएं देखे ही होंगे आप सबने, या हम हैंड पंप लगा के या ट्यूबवेल्स लगा के जो पानी निकाल रहे हैं ज़मीन के अंदर से, दिस इज़ दैट अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर अपने शहर में हम देख लें तो करीब मेरे ख्याल से लखनऊ का अराउंड 50 to 60% जो वाटर की सप्लाई है वो ग्राउंड वाटर बेस्ड है इस समय। क्योंकि अधिकतर कॉलोनीज़ में आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े ओवरहेड टैंक्स बने हुए हैं, जहाँ पे नीचे बोरिंग से पानी आ रहा है, वो ओवरहेड टैंक सप्लाई कर रहे हैं। जबकि अभी 30 से 40% एरिया ऐसा है लखनऊ का जहाँ पे कि वो सप्लाई आ रही है जो कि गोमती का पानी है। ठीक है, तो अभी तो एक्चुअली ग्राउंड वाटर क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जितना भी ये वाटर की अमाउंट है जो ज़मीन के अंदर इकट्ठा हुआ है, और आज के डेट में वही वाटर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिवर पे सरफेस पे पॉल्यूशन की वजह से जो पानी है वो डायरेक्टली यूजेबल नहीं है। जबकि पुराने ज़माने में आप खुद जानते हैं कि जितने भी शहर या गांव बसते थे वो नदी के किनारे बसते थे, और घरों में वाटर का सिस्टम ज़्यादा नहीं होता था। लोग सुबह नहाने के लिए नदी जाते थे, नदी से अपने जगह घर का पानी भर के ले आया जाता था और घर का काम चलता था। धीरे धीरे वो सिचुएशंस बदलती गई, कुएं खोदे गए और या वाटर स्टोरेज का कुछ सिस्टम किया गया। तो लेकिन आज का जो सिनेरियो ये है कि जो भी सरफेस वाटर रिवर या कुछ भी हमारे आसपास अवेलेबल है, उसका पानी इतना ख़राब हो गया है कि पीना तो दूर, आप उसको हाथ से भी नहीं छू सकते। इतना कंटेमिनेटेड, इतना ख़राब पानी हो चुका है वो। तो
ऐसी कंडीशन में हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है टुवर्ड्स ग्राउंड वाटर, कि जो पानी ज़मीन के अंदर स्टोर्ड है उस पानी को हम यूज़ करें। इस पानी की कुछ क्वालिटी इस सेंस में भी अच्छी है, क्योंकि सरफेस से पानी नीचे तक गया है, जितनी भी गहराई में 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, दैट मीन्स वाटर हैज़ परकोलेटेड दिस मच ऑफ थिकनेस ऑफ रॉक और सेडिमेंट। वाटर की फिल्टरिंग हो चुकी है, जितनी भी थिकनेस, जितनी भी गहराई पे पानी मिल रहा है उतनी थिकनेस को पानी ने परकोलेट किया है, उसके थ्रू पास किया है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो यूजलेस रहे होंगे, ख़राब रहे होंगे, या बड़े साइज़ के पार्टिकल्स रहे होंगे, वो सब उस छनने की प्रोसेस में ख़त्म हो गए होंगे। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि दिस वाटर इज़ कंपेरेटिवली बेटर। ज़रूरी नहीं है कि सारा पानी सही ही हो, क्योंकि हो सकता है जो ग्राउंड वाटर हमारा है, जो ग्राउंड रॉक्स हैं, या जो ग्राउंड की सॉइल है हमारे पास, इसमें ही कोई ऐसा कंटेंट अवेलेबल हो जो उसको पॉल्यूट कर रहा हो, कोई ऐसा मिनरल मौजूद हो जो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। जैसा कि आप लखनऊ के आसपास में सबसे नज़दीक में हमारे उन्नाव का एरिया आता है। उन्नाव में पानी बहुत सारा गड़बड़ है, क्योंकि उसमें आर्सेनिक आता है नीचे से, और जो तरह तरह की बीमारियां कर रहा है। सोनभद्र के एरिया में जहाँ हमने भी काम किया हुआ है इसके ऊपर भी, तो वहाँ पे भी देखा बहुत सारे ऐसे आर्सेनिक और ऐसे कंटेंट्स उसके अंदर वाटर में आ रहे हैं, जिसको कि पीने से वो जो आसपास के गांव के लोग जो उस पानी को पी रहे हैं, उस कुएं के पानी को पी रहे हैं, उनमें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। उनकी स्किन खराब हो रही है, उनकी बोन्स खराब हो रही हैं, उनके दांत खराब हो रहे हैं, यहाँ तक कि जेनेटिकली भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी कुछ आ रही है। लेडीज़ को तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, जो कि उस वाटर के पॉल्यूशन की वजह से हैं। उस एरिया में होने का तो एक सिंपल सा कारण समझ में आता है, जो सोनभद्र के एरिया में, कि वो दैट इज़ वेरी टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया। उसमें बहुत सारे नीचे से एम्प्लेसमेंट हुए हैं, ग्रेनाइट और तरह तरह की रॉक्स के, इग्नियस के बहुत से एम्प्लेसमेंट हैं, और डिफरेंट एरिया से लाए हुए सेडिमेंट से, क्योंकि आपने विंध्यन पढ़ा हुआ है, विंध्यन और उसके पहले का जो हमारा बिजावर का एरिया है, जो महाकोशल का, ये रॉक्स हैं। तो उनमें कुछ ऐसे कंटेंट पाए जा रहे हैं जो कंटेंट उसको पॉल्यूट कर रहे हैं वाटर, कि इग्नियस एम्प्लेसमेंट में तो सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम देख के चलें तो बहुत तरह की प्रॉब्लम उससे होती हैं वहाँ, या हो रही हैं। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन बचा ये कि ग्राउंड वाटर एटलीस्ट, चलिए शहर में हमारे आसपास पानी अच्छा है, तो इस वाटर को जब आप जब इस वाटर को हम यूज़ कर रहे हैं अपने उसके लिए, पीने के लिए या तरह तरह के लिए, तो हमको बहुत सारी इसकी क्वालिटी के पैरामीटर्स को देखना पड़ता है कि क्या पानी हमारे कंज्यूम करने लायक है कि नहीं। लेकिन इस क्वालिटी पे जाने से पहले तो हमको एक जो बेसिक चीज़ मालूम होनी चाहिए, वो ये है कि जो भी वाटर है, जो डिस्टिंक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा, और हमारे लिए से हम ये भी कहते हैं कि पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। टोटल पानी कितना है, 97%, ये सारे फिगर्स आपको मालूम है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो बहुत बार। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वाटर से रिलेटेड ये आ रही हैं कि वो पानी जो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड वाटर इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये भी मालूम है कि लाइफ का इवोल्यूशन वाटर में ही हुआ है, और उस वाटर में हुआ है जो कि वाटर यूजुअली मैरीन था, समुद्र में हुआ है, ना कि फ्रेश वाटर में। तो जो भी इन सब के बाद में कि कहाँ पे कितना फ्रेश वाटर है, कहाँ पे कितना मैरीन वाटर है, हम अगर ग्राउंड वाटर के ऊपर आए, तो जितना भी हमारा ग्राउंड वाटर अर्थ की सरफेस है, ये हमारी रिक्वायरमेंट को, डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। एक ज़माना था हमको सिर्फ डोमेस्टिक के लिए रिक्वायरमेंट थी पानी की, कि पानी हमको पीने के लिए, घर की ज़रूरत के लिए साफ़ पानी, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए था, जो डिपेंडेंसी हमारी थी इस वाटर के ऊपर। लेकिन आज की डेट में तो हम बहुत जगह, आपने खुद भी शायद देखा होगा कि खेतों में भी जब सिंचाई के लिए कि टाइम से मानसून नहीं आया, बरसात नहीं हुई,
तो लोगों को पंप चला के मोटर लगा के खेतों में सिंचाई करते हैं। एक्चुअली किसी बड़े खेत में सिंचाई करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे डोमेस्टिक वाटर से मैनी मैनी टाइम्स ज़्यादा होता है। तो वो वाटर का कंजम्पशन अब एग्रीकल्चरल फील्ड में ज़्यादा बढ़ रहा है। दैट मीन्स जो भी शहर के आसपास अगर खेत के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, तो वहाँ पे अगर वो वाटर को ज़मीन से निकाल रहे हैं, तो उसका असर हमारे आसपास की वाटर टेबल पे ज़रूर पड़ेगा। टेबल हमारी डाउन हो जाएगी। और शहर में पॉल्यूशन की वजह से, ज़्यादा गैदरिंग की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, इस वजह से हमारा डिपेंडेंसी ग्राउंड वाटर में जा रही है कि एटलीस्ट वो पानी नज़दीक में है, क्योंकि रिवर एक है, उसका पानी सब जगह पहुंचा पाना कठिन है। फिर उसकी पानी का जो सफाई का काम होता है वो सब भी एक थोड़ा टीडियस है। तो इन सब चीज़ों के नेट रिजल्ट ये आता है कि हमारी डिपेंडेंसी आज की डेट में और आगे फ्यूचर में इस ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा हो रही है। जो सिंपल सा एक है कि जितना भी सरफेस पे पानी बरस रहा है, आजकल भी आप देख रहे हो बरसात हो रही है बहुत से एरियाज में, यही पानी जो सरफेस पे बहता दिख रहा है, या ज़मीन में आप देख रहे हो कि मिट्टी गीली हो जाती है, इस हल्के फुल्के पानी से कुछ नहीं होता है। अभी आप खोदोगे अगर, तो 1 फीट नीचे भी मिट्टी आपको सूखी मिलेगी। जिस समय पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है बरसात में, तब वो पानी नीचे कहीं परकोलेट करता है, और तब नीचे कहीं जाके वो पानी वाटर टेबल के पास पहुंचता है या वाटर टेबल के ऊपर आता है। इसके लिए दो तरह की चीज़ें हैं। जहाँ पे रॉक्स हैं, अगर उनमें फ्रैक्चर्स हैं, जो लेफ्ट साइड का डायग्राम ये आपका शो कर रहा है ये वाला, यहाँ पे उन फ्रैक्चर्स के थ्रू पानी मूव करेगा। जबकि जो जहाँ पे ग्रेवल या सैंड है, वहाँ पे उनके बीच के जो स्पेसेस होते हैं, उनके अंदर पानी बढ़ने के बाद आगे जाता है। जो प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, ओवरफ्लो में आगे आपका रिवर के हिसाब से चैनल में जो उनके बीच का पानी मूव कर रहा है, बहुत तरह का, बहुत सारा पानी सॉइल खुद एब्जॉर्ब कर लेगी, जो आगे निकलने नहीं देगी। इन सारे रिजल्ट के बाद कहीं उस जो नीचे का जोन है उसके ऊपर पानी पहुंचता है, उस पानी को हम बोलते हैं वाटर रिचार्ज। क्योंकि नीचे जहाँ स्टोर्ड है पानी, उस पानी के ऊपर अगर जितना भी पानी बढ़ रहा है अगर, दैट इज़ रिचार्ज। अब इन पूरी प्रोसेस को समझने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है जानना, जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल आपने पहले पढ़ा हुआ है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड टू ओशन, और एटमॉस्फेयर में जाना है, सारी चीज़ें अभी पहले बताई। इनके अलावा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है जानने वाली, वो हैं कुछ टर्म्स ऐसे हैं। वो टर्म्स हैं जैसे पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी। पोरोसिटी बता सकता है कोई क्या होता है? सर जो रॉक के बीच में छोटे छोटे पोर स्पेसेस होते हैं रॉक्स के उनके बीच रीजन। में पोर्स होते हैं, हाँ स्पेसेस होते हैं, या इंटर, क्योंकि रॉक कहाँ पे है, रॉक के अलावा बहुत सी ऐसी जगह हैं, जैसे सेडिमेंट है, सॉइल है, जो आपने मिट्टी या बालू देखा हुआ है, मोरंग देखा हुआ है। तो जिस तरह के साइज़, अगर जैसे ऐसे बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, जिनको इंटरग्रेनुलर स्पेसेस हम कहेंगे। तो पोरोसिटी को अगर डिफाइन करें, तो पोरोसिटी इज़ द परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेसेस प्रेजेंट इन एनी रॉक। किसी भी रॉक या सॉइल में जितना परसेंटेज है वाइड स्पेसेस का, खाली स्पेसेस का, वैकेंट स्पेसेस का, उस रॉक में कितने परसेंट है, ये उसकी पोरोसिटी डिसाइड करता है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है पोरोसिटी, क्योंकि इस पोरोसिटी में ही पानी स्टोर हो पाएगा। इस पोरोसिटी में ही पानी स्टोर हो पाएगा। जो पानी स्टोर हो रहा है वो इस खाली स्पेसेस के अंदर ही इकट्ठा होना है, और जब ये पानी अंदर इकट्ठा हो जाएगा, तभी उस पानी में आगे क्या प्रोसेस होनी है वो डिसाइड हो सकती है। तो दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, एक ऐसी जगह, ऐसी रॉक जिसमें पानी नहीं घुस पा रहा है, एक जिसमें कम घुस पा रहा है, एक जिसमें ज़्यादा घुस पा रहा है। और इसी मूवमेंट से रिलेटेड पोरोसिटी को डिफाइन करने के लिए, या उसके रिजल्ट को आगे डिफाइन करने के लिए, हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एक्वीफर। एक्वीफर इज अ रॉक or soil which is having some amount of water.
या वाटर बियरिंग रॉक और सॉइल इज कॉल्ड एक्वीफर। एक्वा वाटर के लिए, पैरा फॉर बियरिंग। तो वाटर बियरिंग एनी फॉर्मेशन कैन बी रिगार्डेड एज एक्वीफर। तो एक्वीफर इज जनरल टर्म जिसको हम कह सकते हैं कि वो वाटर बियरिंग फॉर्मेशन है। और ग्राउंड वाटर के लिए पहला स्टेप है कि एक्वीफर होना चाहिए उस रॉक में। अब एक्वीफर कौन सी रॉक हो सकती है, सॉइल हो सकती है जिसके अंदर पोरोसिटी होगी, उसके अंदर स्पेसेस होंगे, वहीं तो पानी जाएगा। सेडिमेंट के अंदर नहीं पानी घुसने जा रहा है, सेडिमेंट के चारों तरफ वो एक फिल्म की फॉर्म में होता है। जैसे आपने नॉर्मली भी देख रहे, आज भी आप देख रहे होंगे शायद, कि जो गमले में आपके क्यारी में गार्डन में जो मिट्टी थी, मान ली 2 दिन पहले सूखी हुई थी, अब बरसात हो गई, आपने पानी डाला पौधों में तो वो मिट्टी गीली हो गई। तो आप हाथ से जब उठा के देखते हो तो सूखी मिट्टी और गीली मिट्टी का अंतर तो आपको समझ में आ रहा है। ये मिट्टी जो गीली है, इसका अगर आप सोचो कि आप पानी निकाल लो वापस, तो वो नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये सारा वाटर, एक जितने भी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो ग्रेन्स हैं हमारे सॉइल के, सेडिमेंट के, इनके चारों तरफ ये गीले हो जाते हैं। जैसे आप एक कोई चीज़ लेके, कोई छोटा सा पीस लेके पत्थर का, अगर आप उसको पानी में डुबो लीजिए तो आप कहते हो गीला हो गया। तो आप हाथ में उसको चाहिए तो घुमा फिरा के उसको आप सुखा सकते हो, तो आपके हाथ में पानी आ जाएगा। लेकिन उस पानी को आप किसी और फॉर्म में निकालना चाहो तो नहीं निकलेगा, वो इवॉपरेट होकर ख़त्म हो जाएगा अपने आप। तो ये जो एक क्वालिटी है कि वाटर फिल्म की फॉर्म में हर सेडिमेंट के ऊपर है। अब सेकंड इस एक्वीफर से रिलेटेड, एक्वीफर से रिलेटेड दो और टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि एक्वीफर तो वाटर बियरिंग फॉर्मेशन हो गई जिसके अंदर वाटर है थोड़ा बहुत जितना भी हो। सेकंड इज कॉल्ड एक्वी फ्लूइड। वो ऐसी रॉक, ऐसी फॉर्मेशन जिनके अंदर पोरोसिटी नेचुरली होनी चाहिए, वो वाटर को इंक्लूड कर सकते हैं। फ्लूइड से वर्ड इंक्लूड इंक्लूड लगा रहे हैं आपको बताने के लिए कि दे कैन हैव वाटर, दे कैन इंक्लूड वाटर, दे कैन एब्जॉर्ब वाटर। लेकिन उस पानी को शायद वो बाहर देंगे नहीं। आपसे पानी ले तो लिया उन्होंने, उनके अंदर स्पेसेस हैं कि उसके अंदर पानी आ गया, लेकिन वो पानी अगर आप चाहो कि वापस मिल सर जाए, वो सर नहीं एक मिल। सर एक हाँ सर इक्विलिब्रियम मतलब वो तो मतलब ट्रांसमिट नहीं करेगा ना वाटर को। हाँ, तो अभी कहाँ है मुझसे, अभी तो आए नहीं ना, एक्वी फ्लूइड पे आए। हाँ तीसरा एक सर। और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बिल्कुल फ्यूज है, नाराज है, जैसे आप कहते हैं क्लास में रहता है वो तो बिल्कुल फ्यूज रहता है, हमसे बात ही नहीं करता है। तो ऐसा रॉक का सिस्टम, ऐसी रॉक जो ना वाटर लेंगी ना वाटर, हमको किसी से मतलब नहीं है। जैसे ग्रेनाइट, सॉलिड ग्रेनाइट ऐसे है, तो सॉलिड ग्रेनाइट के अंदर क्योंकि क्रिस्टलाइन रॉक है, तो क्रिस्टलाइन रॉक के अंदर तो स्पेसेस होंगे ही नहीं, तो ना ये पानी अपने अंदर स्टोर करेंगे ना पानी आपको देंगे। तो ये एक ऐसी टाइप की रॉक्स हैं जिनके अंदर पोरोसिटी नहीं होगी, उनको बोलेंगे एक्वीफ्यूज। दे आर नॉट रिटेनिंग वाटर नॉर दे आर गिविंग वाटर। इसके ऊपर वाली स्टेज एक्वीफ्लूइड की थी कि इनके थोड़े स्पेसेस हैं, इनके अंदर ये पानी एब्जॉर्ब तो कर लेंगे लेकिन वापस नहीं करेंगे। और तीसरे एक्वीफर सिंपल वाले हुए जिनके अंदर पानी आ गया है और पानी जा भी सकता है। अब इन्हीं तीनों टर्म्स से रिलेटेड जो अपने से कंसर्न चीज़ है, वो दूसरा टर्म आता है दैट इज परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी मीन्स वो कंडीशन जिस कंडीशन में वाटर, इस कंडीशन में जो हमारा वाटर है, ये वाटर मूव कर सकता हो, उसकी मोबिलिटी हो सकती है। मोबिलिटी मीन्स वाटर मूव कर सकता है। अगर कि अगर वाटर मूव न कर रहा होता, परमिएबिलिटी अगर रॉक में ना होती, तो ये जो भी पानी बरसात का है ये ज़मीन के अंदर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मूवमेंट तो अपने आप हो रहा है साहब। कब मूवमेंट हो रहा है? जो वाटर की फिल्म की भी बात कर रहे थे हम लोग कि सेडिमेंट के चारों तरफ वाटर एक फिल्म की फॉर्म में है, ये सारी फिल्म आपस में जुड़ी हुई है, सारे पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड हैं। नाउ दे कैन बी ड्रेन। अब इनको खींचा जा सकता है। अगर किसी तरफ हम सक कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे फोर्सफुली, उधर भी पानी जा सकता है, या नॉर्मली वाटर का मूवमेंट हमेशा टुवर्ड ग्रेविटी होगा, टुवर्ड नीचे होगा, लैंड गहराई की तरफ। तो ये इस तरह के फीचर्स डेवलप करेंगे
जो भी आगे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिनको कि हम एक्वीफर ही कहते हैं, डिफरेंट टाइप के दो टर्म्स वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे कि कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर। तो एक्वीफर बनने के लिए सबसे ज़रूरी दो फीचर्स आ गए। वन इज़ पोरोसिटी, की पोरोसिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे वाटर रिटेन कर पाए। दूसरा परमिएबिलिटी, कि उसके थ्रू पानी निकल भी पाए। वो रॉक फॉर्मेशंस हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है जिनमें पोरोसिटी नहीं है तो बेकार हो गए, पोरोसिटी है लेकिन परमिएबिलिटी नहीं है तो बेकार हो गए, या अगर वो पानी ले नहीं रहे हैं, दे नहीं रहे हैं तो बेकार हो गए। अब ये मत समझ लीजिए कि ग्रेनाइट या ऐसे एरिया में ग्राउंड वाटर होता ही नहीं है। ऐसी रॉक्स के बीच में जो कि ग्रेनाइट या जो भी बेसॉल्ट जो आपने शायद देखे भी हुए हैं, इन एरियाज़ में फ्रैक्चर्स बहुत होते हैं, जॉइंट्स बहुत होते हैं रॉक्स के अंदर। तो जो वाटर नीचे परकुलेट करके जाता है, इकट्ठा होता है, वो जॉइंट्स के थ्रू जाता है और वो जॉइंट्स के थ्रू जाके नीचे किसी बड़े फ्रैक्चर जोन में इकट्ठा हो जाता है। तो जब हम उस वाटर को निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे पानी मिलता है। एक बार बहुत सारे हो सकता है कोई इसी एरिया को बिलोंग भी करता हो, जो बुंदेलखंड का एरिया है हमारा, ये क्राइसिस का एरिया है। हमेशा यहाँ पे वाटर की क्राइसिस रहती है क्योंकि अधिकतर ग्रेनाइट ये ग्रेनाइटिक कॉम्प्लेक्स है पूरा, वहाँ पे पानी की झांसी झांसी के आसपास का एरिया, यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है कि पानी कम मिलता है लोगों को क्योंकि ग्रेनाइट है। ऐसे में भी बहुत सारी टेक्निक यूज़ की गई हैं जिनको कि आज की डेट में हम लोग यूज़ करके बनाते हैं और उसको अगमेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पोरोसिटी नहीं है, रॉक जॉइंट पैटर्न है। तो बहुत साल पहले से ही एक यहाँ आज अब वो नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, एक डॉक्टर धनेश्वर राय करके थे, बीएचयू के थे बेसिकली, यहाँ पे रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट और वाटर डिपार्टमेंट में रहे। वो अपने कॉलेज भी आए हुए थे उस समय, कई बार हम लोग ने मिल के कई जगह काम किया था। तो उन्होंने एक टेक्निक निकाली थी, वो टेक्निक थी किसी बाहर की कैनेडियन टेक्निक थी कि उसमें बोर करके ज़मीन के अंदर छेद करके गहराई पे जाके खूब गहरा गहरा 100-200 मीटर का ड्रिल करते थे, छेद करते थे और उसके अंदर जाके उसको ब्लास्ट करते थे। पहले बड़ा जैसे आप देखते हो बोरिंग होती है घरों में, अगर आपने देखा हो कभी, जैसे आपके मोटर लगाया, समरसेबल लगाया तो बोरिंग हुई, तो बोरिंग करी जाके मान लीजिए 4 इंच की बोरिंग करके उसके अंदर जो एक्सप्लोजिव वो डाल के नीचे उसको उड़ा दिया पूरा उस गड्ढे को। क्या होगा रिजल्ट? जब एक्सप्लोजिव होगा तो नीचे की रॉक्स के अंदर फ्रैक्चर डेवलप हो जाएंगे, रॉक शैटर करेगी, टूटेगी और उसमें बहुत से फ्रैक्चर डेवलप कर जाएंगे। तो फ्रैक्चर डेवलप जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वाटर स्टोरेज का सिस्टम बढ़ जाएगा। ये टेक्निक उन्होंने यहाँ यूपी के इन सारे एरियाज़ में यहाँ पे यूज़ करी थी। चांस की बात है कि उनकी अनटाइमली जल्दी डेथ हो गई थी। तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो इन एरियाज़ में जहाँ पे नॉर्मल पोरोसिटी नहीं है वहाँ पे हम आर्टिफिशियल पोरोसिटी डेवलप करते हैं, ब्लास्टिंग करके। बहुत एरियाज में किया गया काम कि हमने सेकेंडरी डेवलप कर दिया। तो परमिएबिलिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब इस समय हम डायग्राम बना के नहीं बता सकते हैं आपको, मैं अभी क्लासेस में समझा देंगे फिर से कि जब वो कनेक्टेड रहेंगे अगर वाटर के जो भी हमारे फिल्म्स थी वाटर की, तो वो आराम से आगे निकलता पानी मूव करता चला जाएगा। तो हमारे लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ गई। फर्स्ट, रॉक और सॉइल मस्ट हैव पोरोसिटी, गुड पोरोसिटी, एंड सेकंड इज मस्ट हैव परमिएबिलिटी। जब ये दो फीचर्स अगर अवेलेबल हैं देन इट एक्वीफर, तब ये एक अच्छा एक्वीफर बनेगा। इसमें कोई अभी दिक्कत आ रही है तो आइए बताइए अभी किसी को एक्वीफर तक। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। तो ये बेसिकली एक्वीफर जब बन गया, अब एक्वीफर वही है जहाँ से हम नीचे से पानी निकाल रहे हैं। आपको मालूम है एक्वीफर नाम है, अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पानी तो दुनिया की न जाने कहाँ हर जगह से, जिस ज़माने में कुएँ खोदते थे तो उनको एक्वीफर तो नहीं मालूम था कि एक्वीफर है, लेकिन हमको ये मालूम था कि पानी नीचे मिलता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि वाटर जिन एरियाज़ में नीचे अवेलेबल होता है वहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं।
अभी जब हम लोग ये, अच्छा आप कानपुर वाले में नहीं गए थे आप, अभी हम लोग जब कानपुर गए थे आपके ये सेमेस्टर नीचे वाले सेमेस्टर को लेके फील्ड में, तो कई जगह जाके गंगा के किनारे कुछ एरियाज में वहाँ पे हम लोगों ने गड्ढे किए थे हमने। और वहाँ पे देखे क्योंकि गंगा नज़दीक में बह रही है तो वाटर का लेवल था ना, तो जब उस गड्ढे को उस लेवल से नीचे हमने किया तो उसके अंदर पानी आने लग गया। जब उस नदी का जो लेवल है उससे गहरा अगर हमने गड्ढा, वहाँ पे बालू में गड्ढा खोदना आसान था, जब गड्ढा खोदा तो उसके अंदर पानी आने लग, बिल्कुल गीली मिट्टी निकलने लग गई बालू, और उसके बाद पानी आने लग गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि वाटर का लेवल रिवर से रिचार्ज हो रहा है, क्योंकि नज़दीक में रिवर, तो रिवर नीचे नीचे, हमको ऊपर सूखा मिट्टी पे हम चल रहे हैं लेकिन नीचे नीचे वो पानी रिचार्ज कर रहा है। इसीलिए नदी के आसपास के एरियाज में जो वेल्स होते हैं उनमें वाटर का लेवल ऊपर होता है। जब कि हम जैसे जैसे दूर पे चले जाएंगे तो वहाँ पे ये लेवल डाउन हो जाएगा। सेकेंडरी, ये लेवल का ऊंचा होना और नीचा होना ये डिपेंड कर रहा है कितना उस वाटर को हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितना पानी हम वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। जितना भी पानी हम बाहर निकाल रहे होंगे अगर, तो उस वाटर के जो कंजम्पशन हो रहा होगा वो अलग अलग एरियाज में अलग होगा। जिस जगह पे आपने बोरिंग करके पंप बनाया हुआ है वहाँ पे पानी आप ज़्यादा निकाल रहे होंगे। ये जो डायग्राम सामने आ रहा है इसमें दिखा रहा है कि प्रेसिपिटेशन जितना भी आया सरफेस के ऊपर वो सब लैंड सरफेस पे आ गया। अब सरफेस पे इवापोरेशन हो रहा है तरह तरीके से, लैंड सरफेस से, ओशन से, बहते पानी से, लेक से। बहुत सी प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट है सरफेस के ऊपर, वो भी वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं और उनकी लीव्स इवापोरेट कर रही हैं, जिसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सॉइल गीली है, आपने देखा आज बरसात हो गई तो पानी से मिट्टी हमारे लॉन में सब जगह गीली है, और अभी एक दो दिन के अंदर अब देखेंगे तेज धूप निकल आएगी, मिट्टी सूख जाएगी सारी, तो पानी फिर इवापोरेट हो जाएगा। और ये प्रोसेस सब जगह चल रही है। लेकिन वो अमाउंट ऑफ वाटर जो प्रेसिपिटेशन में आया, जो इवापोरेट होने से बच गया, जो बहने से बच गया और वो ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया, ये पानी, ये जो आप देख रहे हो, ये पानी इनफिल्ट्रेशन की फॉर्म में नीचे जाएगा और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वाटर को क्रिएट करेगा। ये वाटर स्लोप के हिसाब से जिधर का ग्रेडियंट होगा उसके हिसाब से नीचे नीचे मूव कर रहा होगा, इसका मूवमेंट होता रहता है। तो ये एक आइडियल सेक्शन बना हुआ है। देन जितने भी ग्राउंड वाटर के हमारे एरियाज हैं सरफेस में, जो कैलकुलेटेड है करीब 37 करोड़, करीब 3 करोड़ 70 लाख करीब मिलियन मीटर क्यूबिक डेप्थ में, 3,000 मीटर डेप्थ तक में ये सारा ग्राउंड वाटर का रिजर्व है। जिस जगह हम लोग रह रहे हैं, गंगा का प्लेन है, हम लोग जहाँ रह रहे हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ये डिफरेंट प्लेन्स हैं जिसमें कि बहुत सारे जो प्लेन्स हैं गंगा के, स्पेशली जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं जिसको हम इंडो गैंस्टिक प्लेन कहते हैं, इस प्लेन में सबसे ज़्यादा वाटर का रिजर्व है। क्यों? क्योंकि जितनी भी गंगा से लेके जितनी भी छोटी रिवर जिनके बारे में कल हम लोग बात कर रहे थे, ये सारी रिवर इस एल्यूवियम के ऊपर जा रही हैं और एल्यूवियम से ज़्यादा पोरोसिटी और कहीं होती नहीं। तो सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करके ही ने नीचे हमारे इकट्ठा किया हुआ है, जो हमारे काम में आता रहता है। ये डिफरेंट फिगर्स हैं, इन सबकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अब जो सोर्सेज हैं ग्राउंड वाटर के, सरफेस पे कौन कौन से पानी आ रहे हैं, एक तो सबसे हमको आसान मालूम, इसको मीटियोरिक वाटर हम कहते हैं। वाटर डिराइव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर प्रेसिपिटेशन, जो बरसात से, रेनफॉल की वजह से आता है, ओले गिर जा रहे हैं उनकी वजह से आ रहा है, स्नोफॉल हो रहा है इन सबसे आ रहा है। ये जो तरह तरह के प्रोसेस हैं जिनके थ्रू पानी सरफेस पे आता है, ये एक वाटर मीटियोरिक वाटर। कोनेट वाटर एक वैरायटी आई जिसमें कि जो भी वाटर टैप इन सेडिमेंटेड और ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, तो ऐसा वाटर जो सेडिमेंटेशन के टाइम पे वाटर में ट्रैप कर गया, सेडिमेंटेशन में जिस समय सेडिमेंट्री रॉक बन रही थी उस समय पानी ट्रैप कर गया, और इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी जब रॉक, उस समय तो सेडिमेंट था, अब रॉक बन गई है बट वाटर वॉज ट्रैप्ड, ऐसा पानी जब सरफेस पे आके किसी सरफेस की फॉर्मेशन पे निकलता है, देन वी कॉल इट कोनेट वाटर। देन जुवेनाइल वाटर, जिसको मैग्मेटिक वाटर भी कहते हैं,
इसको मैग्मेटिक वाटर कहते हैं, जो कि ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ मैग्मा ये वेपर्स की फॉर्म में निकलता है और क्रिस्टल्स के अंदर, बहुत सारे मिनरल्स के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है और ये धीरे धीरे कंडेंस होके किसी न किसी फॉर्म में, इस तरह के वाटर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है रिसर्च में। जब हम लोग इग्नियस में आगे रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के वाटर की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये वाटर उस समय के एटमॉस्फेयर को इंडिकेट करता है। वो जो वाटर उस ज़माने में था उसका कंपोजिशन क्या था वो, क्योंकि समुद्र का कंपोजिशन ड्यूरिंग इवोल्यूशन बहुत बार बदलता रहा होगा, और जो मैग्मा से इवोपरेट करके पानी निकला होगा, नेचुरली वहाँ के वाटर का कंपोजिशन भी चेंज होगा, अलग होगा। तो ये अलग अलग तरह के जो वाटर्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। देन मेटामॉर्फिक वाटर, ये वाटर जो मेटामॉर्फिस के दौरान रिलीज होगा, आपने मेटामॉर्फिस पढ़ाई हुआ है लास्ट टाइम कि जब मेटामॉर्फिस की प्रोसेस है हीटिंग की प्रोसेस है, और जब हम कोई चीज़ हीट करते हैं तो वाटर इवोपरेट करता है, निकलता है। वो वाटर जो इवोपरेट करके निकल जाएगा वो वहाँ पे काम आएगा। देन कॉस्मिक वाटर एडेड फ्रॉम द वाटर कंटेंट इन मीटियोर फॉलिंग फ्रॉम कॉस्मिक रीजन, की ऊपर से कोई मीटियोराइट आ गया, कुछ आ गया एटमॉस्फेयर हमारे इससे स्पेस से, उसमें मान लीजिए कोई वाटर कंटेंट है। अब ये जितने भी वाटर है 4-5 जो आपको बताया जा रहे हैं, ये सब वाटर कोनेट से लेके नीचे तक ये सब एक तरह से नेग्लिजिबल अमाउंट वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट वाटर है वो वही वाटर जो मीटियोरिक वाटर है, जो हमारा बरसात का पानी है, एंड सेकेंड दैट इज कमिंग फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ आइस। ये दो तरह के पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कि या तो आइस मेल्ट करने से आने से, और तीसरा वो जो पानी इससे आ रहा है हमारा आइस की मेल्टिंग से और जो बरसात से। तीसरा अमाउंट वाटर अक्सर कुछ रिवर या सरफेस में आ जाता है, वो यही ग्राउंड वाटर ही है, कि ग्राउंड वाटर एक जगह टेबल कट गई, वो आके बह गया और दूसरी जगह जाके फिर ज्वाइन कर गया। अगर आप कभी पहाड़ों के एरिया में गए होंगे या आप जाएंगे तो आप देखोगे कि बहुत जगह, या आप देखे होंगे फिल्म या उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने किसी ने भी सुना है इससे पहले कि पानी कुएं से अपने आप बाहर आ रहा हो? सर इसको हॉट फ्लोइंग, स्प्रिंग खाली सुना होगा कि इसमें पानी अपने बाहर आता है, लेकिन कुआं तो नहीं सुना सर। क्या के? सर वो एक हॉट स्ट्रीम होता है जहाँ पे सर पानी जमीन से बाहर आ जाता है बस, नहीं लेकिन नहीं, वो है दैट इज अदर, हॉट स्प्रिंग इज डिफरेंट। सर कुएं का नहीं सुना लेकिन। हाँ, ये कुएं भी बहुत से ऐसे होते हैं, और बहुत समय पहले हमें लग रहा है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे एक रहीमनगर के पास में बिल्कुल कुकरेल बगल में एरिया, यहाँ पे हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग सुनते थे कि कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ जाता है। सर लखीमपुर में एक एरिया है वहाँ पे आता है बाहर। मेरे कई लिए जगह ऐसा होता है। उसका कारण क्या है, जो इस डायग्राम में भी आपको शायद क्लियर हो रहा होगा, कि जो अभी दो तरह के एक्वीफर्स की हम लोग बात करेंगे आगे, कि एक अनकन्फाइंड एक्वीफर, एक कन्फाइंड एक्वीफर। अनकन्फाइंड मीन जो नॉर्मल पानी हम लोग, जो नॉर्मल मिट्टी बालू हम लोग देख रहे हैं जिसके अंदर पानी है, कि आपने वो बोरिंग करी, हैंड पंप लगाया, जब कुछ करके पानी निकाल रहे हैं। अनकन्फाइंड और कन्फाइंड में वर्ड कन्फाइंड इज कॉमन। कन्फाइंड मीन्स कि कोई चीज़ जो उसको कन्फाइंड कर रही है, रोक रही है उसको बढ़ने से, कि उसकी लिमिट कर रही है उसकी। तो अनकन्फाइंड जहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जैसे हम लोग के एरिया में लिमिट नहीं है, पानी नीचे बरसात है, सारा पानी नीचे सूखता चला जाता है क्योंकि बालू है। कुछ जगहों पे जहाँ पे कोई रॉक की लेयर ऊपर मौजूद हो, मान लीजिए नीचे, या रॉक की लेयर ना मौजूद हो, उसके अलावा बहुत फाइन ग्रेन जो सिल्ट होती है या मड होती है, इसकी लेयर्स हों, दे ऑल्सो वर्क एज कन्फाइनिंग स्ट्रेटा। जो मड या इसकी सिल्ट की बहुत फाइन ग्रेन जो आती है लेयर, ये होती है, ये भी पानी को रोकने का काम करती है। तो जब डिपोजिशन हुआ होगा कभी इस एरिया का जहाँ पे बहुत सारा सैंड डिपॉजिट हुआ, मैक्सिमम तो सैंड है, सैंड के बीच में कुछ कुछ लेयर्स ऐसी भी हैं
जो कि क्ले की हैं, क्ले और मड की हैं। तो ये क्ले और मड की मान लो कोई एक मोटी लेयर, कोई ऐसा समय रहा हो जबकि बहुत फाइन ग्रेन मटेरियल आ रहा होगा कि सैंड नहीं आ रही थी, फाइन ग्रेन मटेरियल, उसने कुछ फिट की थिकनेस की बेड्स बना दी। ये थिकनेस की बेड ऐसी बन गई जो अब नीचे से उस पानी को ऊपर नहीं आने दे रहा है। इसको किसी भी लेटरल साइड में कहीं से सप्लाई मिल रही है, पानी तो आ रहा है, लेकिन पानी जो हमने कहा जैसे सप्लाई होगी तो ऊपर बढ़ना चाहिए, तो ऊपर नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि ऊपर कन्फाइनिंग लेयर है। इट में भी लोकल, यूजुअली ये कुछ किलोमीटर्स के एरिया में हो सकती है, 10-20 किलोमीटर के एरिया में छोटा सा लोकल स्केल है। तो अब दो कंडीशन, एक जगह जहाँ पे ऊपर की लेयर नहीं है और एक जगह जहाँ पे ऊपर की लेयर है। तो कन्फाइनिंग लेयर हो गई जहाँ पे ऊपर ये क्ले या मड की लेयर मौजूद है, जबकि दूसरी लेयर जहाँ नहीं मौजूद है वो, तो जहाँ नहीं है वहाँ तो पानी का स्ट्रेटा का लेवल बढ़ता हुआ ऊपर तक जा सकता है, लेकिन जहाँ पे कन्फाइनिंग लेयर है वहाँ पे पानी तो रुक गया नीचे, उसके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि सप्लाई चल रही है और ऊपर की उस लेयर का, उसके ऊपर जितना भी स्ट्रेटा होगा, ये वाटर अंडर प्रेशर है, जिसके लिए हम एक आर्टिशियन कंडीशन या पीजोमेट्रिक कंडीशन वर्ड यूज करते हैं इसके ऊपर वाटर का प्रेशर। अब जहाँ पे हमने कुआं खोदा है, अनकन्फाइंड में कुआं खोदा, तो नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर में हुआ है तो उसमें जितना पानी का लेवल था वहाँ पानी का लेवल दिखाएगा। लेकिन ऐसे एरिया को जहाँ पे हमने कुआं खोदा जिसके ऊपर की अनकन्फाइंड लेयर थी अगर, तो वहाँ पे पानी जब आएगा